टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं हम पार्ट 3, ठीक है, इस सीरीज़ का, जो कि है MGPE 11 मानव सुरक्षा, गांधी जी के हिसाब से उनकी अवधारणा पर, महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें हमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आज, स्टेट वायलेंस के, राज्य हिंसा क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें मानव विकास कैसे आहत हो रहा है, मानव की सुरक्षा पे क्या खतरा बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। स्टेट वायलेंस, ठीक है। अब स्टेट का मतलब क्या है, राज्य, राज्य मतलब सरकार, स्टेट, राज्य मतलब सरकार। पॉलिटिकल साइंस में सरकार को और देश को क्या कहा जाता है, स्टेट, राज्य बोलते हैं हम, ठीक है। वो वाला स्टेट नहीं जो हम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, ये वाला स्टेट नहीं। स्टेट मतलब सरकार से है, कि सरकार वाली हिंसा, क्या मतलब है इसका, स्टेट वायलेंस क्या है, स्टेट कैसे हिंसा कर रही है। स्टेट का काम तो है कि हमारे देश को बचाए रखना, हमारे देश के लिए प्रगति का काम करना, स्टेट देश के लिए अच्छा काम करना, कल्याण का काम करना। लेकिन वायलेंस कैसे हो रही है, वायलेंस हो जाती है कभी कभी जब सरकार गलत काम करने लग जाए, जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, तो वो कहलाती है स्टेट हिंसा। कि कोई और उस पर हमला नहीं कर रहा, उस देश पे, उस देश की खुद की सरकार ही हिंसा कर रही है लोगों के खिलाफ गलत कानून बना के। जैसे क्या था, हिटलर का देश जर्मनी में क्या थी, स्टेट वायलेंस थी। किसी और ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, हिटलर ही गलत कर रहा था अपने खुद के देश के लोगों के साथ, अपने एक जाति वालों को प्रायोरिटी दे रहा था, दूसरी जाति वालों को मार रहा था। तो ये कहते स्टेट वायलेंस थी, किसी और ने कुछ नहीं करा, उसको खुद ही उनके अपना खुद का उनका जो मेन सुप्रीम लीडर था वही गलत कर रहा था, ठीक है। तो इस यही है, इसमें क्या मेन आती है, राजनीतिक हिंसा। राजनीति, राजा मान लो, चाहे राजा ही क्यों ना मान लो, राजा हो गए, नेता हो गए, सरकार के जितने भी मेन हेड आ गए, वो कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे पुलिस हो गई, पुलिस गलत कर रही है, सेना गलत कर रही है, गुप्तचर एजेंसियाँ, जो सरकार के अंडर जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, वो लोग कुछ गलत कर दें तब। तो ये क्या, जब कोई सरकार या राज्य की संस्था, राज्य से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड कोई भी संस्था अपनी ही जनता को दबाने, डराने या नियंत्रण करने के लिए अवैध अत्यधिक बल का उपयोग कर, मतलब गलत कर रही है कुछ। मान लो जनता सही बात कह रही है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये बात गलत है, पर सरकार क्या कर रही है, जो भी आवाज़ उठा रहा है ना, जो भी कह रहा है कि तुम गलत हो, उसको गोली से मार रहा है। तो ये हो गई स्टेट वायलेंस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेपाल वाला। अभी थोड़े टाइम की बात है, 2025 की बात है। सरकार गलत कर रही थी, सरकार कर रही थी बेहिसाब भ्रष्टाचार। जनता को पता था, वहाँ के बच्चों को, जनता को, जेनजी को, सबको पता था कि भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं, हम पे इतना टैक्स हो रखा है, ये इतने अमीर है, इनके बच्चे इतने अमीर है, ऐसे कैसे। तो जनता ने जब आवाज़ उठाई ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, डायरेक्ट हेड शूट कर रहे थे, जान से मार रहे थे, गोलियाँ मार रहे थे। तो उससे क्या, जनता और चिढ़ गई कि कैसे कैसे गोली मार रहे हो। लोगों ने उनके घरों के अंदर जाके आग लगाई है, वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसमें आग लगाई है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। देखो, हिंसा को मैं प्रमोट नहीं कर रही कि मैं हिंसा का पक्ष ले रही हूँ, नहीं, ये गलत है, किसी के घर में आग हो तुम मत लगाओ, ठीक है। लेकिन ये जो सरकार कर रही थी वो तो उससे ज़्यादा गलत है फिर, है ना। वो भी तो कितना गलत कर रही थी, लोगों को डायरेक्ट मारा, गोलियाँ मारी वहाँ पे, बहुत सारे लोगों को, जितने भी प्रदर्शनकारी आ रहे थे उन्हें जान से मार रहा है। उसके बाद और भड़कता चला गया, इतना भड़क गया कि फिर लास्ट में जो उनके खुद के नेता थे उन्हें भागना पड़ा, भाग गए वो वहाँ से, ठीक है। तो ये अपनी जनता के खिलाफ अगर सरकार, पुलिस, सेना कुछ कर रही है तो ये कहलाएगी स्टेट द्वारा की गई वायलेंस, राज्य हिंसा, ठीक है। इसमें क्या है, अत्यधिक पावर का उपयोग कर रही है, उसे राज्य हिंसा कहते हैं, स्टेट वायलेंस कहते हैं। यह हिंसा अक्सर कानूनी ढांचे से रिलेटेड होती है। कानूनी ढांचा कुछ ऐसा बना दिया जो जनता के खिलाफ है, सरकार के पक्ष में है, तो ये क्या हो जाएगा, राजनीतिक हिंसा। राज्य के भीतर ही है, ये एक राज्य है, उसके बाहर किसी ने आक्रमण नहीं करा, कुछ बाहर से किसी ने कुछ नहीं हुआ, राज्य के अंदर ही दिक्कत चल रही है, राज्य के अंदर। और कर कौन रहा है, सरकार कर रही है जनता के ऊपर, ठीक है, आई में की जाती है, जिसमें पड़ोसियों के न्याय प्राप्त, पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि देखो, न्याय प्राप्त करेंगे किससे, सरकार ही जब गलत कर रही है तो किससे न्याय प्राप्त होगा। अब राज्य की जो हिंसा, इसके मुख्य रूप, राज्य की हिंसा का पहले आपको क्या है, इंट्रोडक्शन लिखना, ऊपर 4 से 5 लाइन लिख दो, बहुत है, खुला खुला लिखना, देखो पेपर खुला लिखो, साफ सुथरा लिखो। उसके बाद इसके पॉइंट्स लिखना, ये सारे पॉइंट लिख लो, इतने में आपका पेपर कवर हो जाएगा। फर्जी इनकाउंटर, सरकार ने कोई भी आरोप लगा के पुलिस वाले गोलियां मार रहे हैं तो ये राज्य हिंसा कहलाएगी। पुलिस या सुरक्षा बल द्वारा नागरिकों की योजनाबद्ध हत्या करना, आत्मरक्षा के रूप में ऐसे बोल देना कि भाई हम तो ना अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे तो हमने इनको इनकाउंटर कर दिया, इन्होंने हम पे हमला लगाया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता अगर अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठा रही है, कोई प्रोटेस्ट कर रही है, कोई भी आंदोलन कर रही है, तो आप गोली नहीं मार सकते, ठीक है। हिरासत में प्रताड़ना, पुलिस पकड़ के ले गई जेल में
और उसके बाद उनको मार रही है बुरी तरह के, तुम्हें बयान अपना बदलो, जो हम कह रहे हैं हमारी बात मानो। हिरासत के अंदर, जेल के अंदर जो भी गलत किया जा रहा है वो होगा कस्टोडियल टॉर्चर। ये बहुत गलत चीज़ है। गिरफ्तार करके व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक यातना देना, अक्सर कबूल करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। मतलब वो व्यक्ति ने कुछ गलती नहीं किया, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन तुम उसको इतना मार रहे हो, पीट रहे हो उसको, मतलब उसकी जान निकल ही जाएगी। तुम उसके आगे सिर्फ 2 ही ऑप्शन रख रहे हो कि या तो हमारी बात मान जा वरना मर जा। तो बेचारा क्या करेगा, इतना उसको बुरी तरीके से यातनाएं दी जा रही है, बहुत बुरी बुरी तरीके से, सोच भी नहीं सकते इतना डरावने तरीके से। तो फिर वो बेचारा सोचता है कि मरने से तो बेहतर है मैं हाँ ही बोल दूँ, तो फिर वो हाँ बोल देता, क्या करे, है ना। किसी और आरोपी को पकड़ना था, वो आरोपी मिला ही नहीं, किसी और को पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। जैसे वो सरबजीत वाला केस नहीं था, बहुत पुराना केस है, उसमें यही तो था, सरबजीत की कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन बेचारा वो वहाँ घूम रहा था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया और उसको कभी फिर वो बचा ही नहीं, वो मर गया, एंड में बचा ही नहीं थे वो, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। उनको झूठा बयान कबूल करवा दिया गया, इतना मारा गया उन्होंने डंडे से, मतलब उसकी जो पिटाई का वो जो दर्द होता है, टॉर्चर से बचने के लिए उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ मैं ही हूँ, जबकि वो थे वो नहीं, कोई और था, वो आतंकवादी था, कोई और था, वो नहीं थे वो, पर उनको मानना पड़ गया, उन्होंने हाँ बोल दिया क्योंकि मार रहे थे उन्हें बहुत बुरी तरह। बहुत सारे लोग हाँ बोल देते हैं, इतना टॉर्चर करेंगे तो नहीं सह पाता इंसान, उसको ये लगता है मर जाने से तो बेहतर है कि हाँ ही बोल दिया जाए, क्या पता बच जाए, क्या पता कोर्ट में हमें कोई कुछ ऐसा हो जाए कि हम बच जाए जज के सामने। पर ये ना जज के सामने पेशी नहीं हो रही, जज के सामने पेशी हो रही 15-20 साल बाद, तब तक ज़िंदगी ख़त्म। तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई, कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ कि भाई तुमने कुछ गलत किया है, तो आप इतना ज़्यादा कैसे उसके ऊपर वो कर सकते हो कि मार ही दिया उनको, ठीक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कोई कर रहा है तो आप उस पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, गोलाबारी और ये सब नहीं कर सकते उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए। चाइना के अंदर एक प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, चाइना वालों ने स्टूडेंट्स को सर पे गोलियां मारी थी, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के अंदर, जिंदा ही नहीं बचे, मतलब उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने डायरेक्ट जान से मारा था उनको। गैर कानूनी गिरफ्तारी, अगर कोई गलती की ही नहीं है उस बंदे ने तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। गैर कानूनी वो कर रहा है आप गिरफ्तारी, बिना वारंट के, उचित प्रक्रिया को बिना देखे, कोई मतलब रूल और लॉ माने ही नहीं रहा, आप डायरेक्ट क्या करो, गिरफ्तार करो, तो ये गलत है। मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया को आप बिल्कुल ख़रीद लो, बिल्कुल ख़रीद लो, जैसे कंचना ओम कश्यप जैसे बिल्कुल ख़रीद लिया उनको, तो ये क्या गलत है, ये एक तरीके से राजनीतिक हिंसा है कि आप, मीडिया का काम है जनता को सच बताना, लेकिन नहीं बताने दे रहे आप उनको, बिल्कुल उनसे पूरी बात छुपा ली गई। पत्रकारों को ख़रीद लिया, रिपोर्टिंग आप करने नहीं दे रहे, कोई आपके खिलाफ रिपोर्टर बोल रहा तो उसको गायब करवा दिया, उसे मरवा दिया, तो ये हिंसा है। कार्यकर्ताओं और आलोचकों को धमकाना और या चुप कर देना, कोई अगर आपके खिलाफ बोला तो उसको जान से ही मरवा दिया, जो आपके पक्ष में बोलेंगे उन्हें पैसे देके खरीद लिया, फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ़ करेंगे, बेहिसाब तारीफ़ करेंगे आपकी, ठीक है। आधी मीडिया बिकी हुई है हमारे देश की, इस टॉपिक पे तो क्या ही बताऊँ। राज्य हिंसा का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर की जाती है। राज्य हिंसा होती ही इस टॉपिक पर है कि हम तो जी कानून की व्यवस्था को बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए कर रहे हैं, जबकि वास्तव में नागरिक अधिकारों का हनन होता है। जनता सही बात कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर को बना रहे हैं। ये फ़ोटो दिख रही है ना ऊपर, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, तो ये है राज्य हिंसा, ठीक है। मेजर इशू इन साउथ एशिया, अब ये राज्य हिंसा साउथ एशिया वाले एरिया में क्यों है, ये राज्य के अंदर होने वाली हिंसाएं क्यों एशिया में है, मेजर इश्यूज इन एशियाज। बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये इस क्वेश्चन के साथ ऐड होके आ रहा है, राज्य हिंसा क्या है और दक्षिण एशिया में मुख्य समस्या क्या है, ये इसके साथ ऐड हुआ हुआ था। कहीं जगह पे शॉर्ट नोट में भी था कि सिर्फ इन्होंने दक्षिण एशिया को पूछ लिया कि भाई दक्षिण एशिया क्या है ये बता दो, और दक्षिण एशिया में दिक्कतें क्या है ये बता दो, और कहीं कहीं ये साथ में भी थे, तो अगर साथ में आ रहे तो आप साथ में कर देना, वरना सिर्फ राज्य हिंसा को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि ये क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, सरकार द्वारा हो रही है, पूरा मैंने आपको बता दिया। और मेनली बेसिकली प्रदर्शन वगैरह, धरने प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, परिवर्तन के लिए हो रहे हैं। जनता क्या चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है कि कुछ भी सरकार ने गलत नीति निकाल दी जिसमें सरकार का फ़ायदा हो रहा है, जनता का नुकसान है, तो जनता प्रदर्शन करेगी। जनता प्रदर्शन कर रही है तो सरकार उनको दबाने के लिए हिंसा कर रही है, मार रही है, काट रही है, ऐसे, ठीक है। ये इसका हो गया। अब दक्षिण एशिया वाला टॉपिक भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे तो मैंने देखा ही है। मेजर इश्यूज इन
साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में भारत, पाक, बांग्ला, नेपाल और भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये 8 देश आ रहे हैं लगभग। दुनिया की सबसे घनी आबादी रह रही है यहाँ पे, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रह रही है, इतनी ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। सबसे जटिल भू राजनीतिक क्षेत्र है में है, एक ही एरिया इसमें इतनी बड़ी आबादी रहे, यहाँ चुनौतियाँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े यहीं हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। अब हमारे साथ पाकिस्तान हाथ धो के पीछे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इतनी दिक्कतें क्यों हैं? तो दिक्कतें ये ही हैं कि यहाँ गरीब जनता रह रही है। मेन दिक्कत तो यही है, जहाँ गरीबी होगी वहाँ दिक्कतें होंगी। समृद्ध देशों में इतनी दिक्कतें नहीं हैं। कारण ये कि रिचनेस है, पावर है, लोगों के पास पैसा है। तो इतना पैसा कमाने के बाद इंसान क्या करता है? घूमने जाता है बाहर, इंजॉय करता है, पार्टीज़ करते हैं वो लोग, लड़ाई झगड़ों में ध्यान नहीं देते। गरीब जनता क्या करती है? धर्म के अंदर डूब जाती है। कुछ उनके पास पैसा वैसा होता नहीं है, क्या करते हैं? धर्म को मानते हैं और अपने धर्म को मानते मानते धर्म के प्रति इतने कट्टर हो जाते हैं, दूसरे धर्म वालों से नफरत करके लड़ाई करने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? इसको समझना है कि आखिर दक्षिण एशिया वाले एरिया में ही इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। तो मेन दिक्कत का कारण क्या है? गरीब है जनता, गरीब है और असमानता है। कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। तो जो अमीर वाले लोग हैं वो गरीब वाले लोगों को शोषण कर देते हैं। कैसे? काम करवा रहे, पैसे कम दे रहे हैं, ऐसे। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी यहीं रहती है। दक्षिण एशिया में वर्ल्ड की मोस्ट लोएस्ट पुअर, जो सबसे गरीब लोग हैं वो यहीं रहते हैं, इस क्षेत्र में निवास करती है। आय का असमान वितरण, इस एशिया में कुछ लोग अमीर, बहुत अमीर भी हैं, गरीब है तो बेहिसाब गरीब है। तो ये डिफरेंस बहुत ख़तरनाक है कि रिचेस्ट भी यहीं रह रहे हैं कुछ परसेंट, और गरीब भी रह रही है आबादी, बहुत बड़ी आबादी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अब इतनी बड़ी आबादी रह रही है, कैसे सुरक्षा होगी? अभाव है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, अवसरों की कमी है। जनता बहुत बड़ी है, कितने ही अवसर दे लोगे, कितनी ही जॉब्स दे लोगे आप, बहुत बड़ी आबादी रह रही है। करोड़ों लोग चक्रीय गरीबी में फंसे हुए हैं। मतलब बाप गरीब, फिर बेटा गरीब, उसका बच्चा गरीब, फिर उसका गरीब, तो गरीबी में फंसे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। तो वो डूबे हुए हैं पूरे जीवन भर, उस गरीबी से बाहर नहीं आ रहे, उस ट्रैप में फंस गए। गरीब ही रहते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये दक्षिण एशिया में मेजर इशू है, गरीबी और असमानता। राजनीतिक अस्थिरता, मतलब ये कि एक टिकी हुई सरकार नहीं है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ही चल जाए, नहीं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पीछे देखो कितने तख्ता पलट हुए हैं, बार बार उनके प्रेसिडेंट डायरेक्ट जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो यहाँ पे इन एरिया में ये वाली दिक्कतें देखी गई। नेपाल का पूरा ख़राब हो गया, देखा आपने? बांग्लादेश का सारा ख़राब हो गया। उनकी जो थी शेख हसीना मुजीबर जो थी, वो भाग के हमारे यहाँ आ गई, ठीक है। हमारे पड़ोसी ऊपर भूटान वगैरह में वहाँ दिक्कत चल रही थी चाइना के साथ, चाइना से दिक्कत हमारी चल रही है। भूटान का वो मेन बंदा क्या था, दलाई लामा, वो भाग के हमारे यहाँ आ गए। तो ये इस एरिया में यही चल रहा है, सरकारों का बार बार बदलना। हाँ, बार बार क्या है, सरकारें बन रही हैं, फिर गिर रही हैं, फिर बन रही है, फिर गिर रही है। सेना तख्ता पलट हो रहा है पाकिस्तान वाले एरिया में, बार बार हो रहा है, विशेषकर पाकिस्तान और म्यांमार और सीमांत प्रभाव, इन सारे एरिया में बार बार क्या हो रहा है, तख्ता पलट हो रहा है। और संवैधानिक संकट बना हुआ है, संविधान है सबके पास लेकिन फॉलो भी तो नहीं हो रहा। कारण क्या है? जनता गरीब है, बहुत बड़ी आबादी रह गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्रॉपर संसाधन नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जनता गरीब है। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। बिना पढ़ा लिखा बच्चा, एक गरीब बच्चा बड़ा होकर क्या ही कर लेगा? वो क्या करेगा? कितना बड़ा खतरा हो वो समाज के लिए। वो बाहर जाके किसी का रेप कर दे, किसी को मार दे, काट दे, बैंक लूट ले, हत्या कर दे किसी की, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बच्चा, एक गरीब परिवार जिनके 10-10 12-12 बच्चे हैं, वो 10-12 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो क्या ही करेंगे? 10-12 बच्चे बड़े होकर कहाँ जाएंगे? आतंकवाद की तरफ चले जाएंगे, मार काट में चले जाएंगे। कोई उन्हें 200 रुपये भी देना कि तुम्हें 200 रुपये ले लो पत्थरबाजी करने, वो कर देंगे, क्योंकि गरीबी बहुत है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं, ठीक है। संवैधानिक संकट बना है, राजनीतिक संकट बना हुआ गहरे है। राजनीतिक जो है ना, पॉलिटिक, वो स्टेबल नहीं है। सीमा विवाद और आतंकवाद, सीमा विवाद, हमारा पाकिस्तान से सीमा विवाद है, हमारा ऊपर चाइना से सीमा विवाद है, पता है ना, म्यांमार तक से सीमा विवाद चल रहा था हमारा। तो ये कि सीमा को लेके बड़ा विवाद है। भारत पाक का सीमा विवाद बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है। वो कहता है जम्मू कश्मीर मेरा है, हम कहते हैं हमारा, तेरा कैसे हो गया? कैसी बातें करते हो? बहुत सारे मुद्दे पे चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, मेघालय को अपना बता देता है, मतलब वो तो बहुत ही बेकार है, हर चीज़ को अपना बता देता है। जिसमें कश्मीरी संघर्ष हो गया, पार सीमा आतंकवाद, हमारे पास जो सीमा है उनसे आतंकवाद हमारे देश में भेजा जा रहा है, ठीक है। इन क्षेत्रों में दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया। देखो हमारे पास भी परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो ये कि ये बहुत ख़तरनाक बात है, इतने
इतनी सी जगह में इतनी भीड़ रह रही है, आपस में सबकी एक दूसरे से लड़ाई है और सभी के पास परमाणु हथियार भी है। तो ये एक ना बहुत ख़तरनाक बात है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ख़तरनाक बात है। भगवान न करे कभी लड़ाई हो, बट अगर हो जाती तो पाकिस्तान जैसे देश कहाँ शर्म करेगा, उसने कभी शर्म की है जो अब वो शर्म करेगा। जाति और धार्मिक संघर्ष, मैंने ये वाली बात बोली ना, जितनी गरीब जनता, अनपढ़ जनता रह रही होगी, जितने ज़्यादा गरीब लोग होंगे वो धर्म के नाम पे लड़ेंगे। पढ़े लिखे समझदार अच्छे धनी संपन्न लोग कभी भी धर्म के नाम पे लड़ेंगे नहीं। वो पूजा करेंगे अपनी आत्म शांति के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने अच्छे भले के लिए करेंगे। वो हमेशा जो धर्म है ना उसको एज अ पीस ट्रीट करेंगे कि पूजा के लिए है, ये धर्म जो है शांति के लिए है, अपने ग्रोथ के लिए है। कभी भी वो लड़ेंगे नहीं कि भाई मेरा धर्म अच्छा तेरा बेकार है। जो ये बातें बोलते हैं ना वो सच में बिल्कुल लोएस्ट लेवल के लोग होते हैं ना, बिल्कुल गवार टाइप्स वो होते हैं, वो जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं। बताओ सेंस है किसी को इस बात का। विभिन्न समुदायों के बीच में गहन आपसी अविश्वास बहुत हाई लेवल पे। अपने खुद के देश का देख लो, हिंदू मुस्लिम के बीच कितनी लड़ाई है। लोग मानने को राजी नहीं है कि भाई हम सब भारतीय हैं, वो भी इंसान है हम भी इंसान है। नहीं, लड़ाई है कि भाई हमारा धर्म ऊंचा कि तुम्हारा धर्म ऊंचा, हम अच्छे हैं या तुम अच्छे हो। अपने आप को संपन्न वो मानना कि हम अच्छे हैं ज़्यादा और ये बुरे हैं, ये बहुत गलत बात है। सांप्रदायिक दंगे होना, बार बार धर्म के नाम पर लड़ाई होना। 1947 के टाइम पे लड़ाई हुई है, जम्मू कश्मीर वाला टॉपिक जब चला था तब लड़ाई हुई है, कश्मीरी पंडितों को मारा गया है। बहुत कितना गलत हुआ है कि धर्म के नाम पे लोगों को मार रहे हैं बस इसलिए कि इसका धर्म ये है, इसको जान से मार दो। ये नहीं देख रहे वो इंसान है, उसके बच्चे हैं छोटे, इंसान है, मेन बात वो इंसान है। कैसे मार सकते हैं आप किसी को, पर ये मार रहे हैं धर्म के नाम पे कि जो दूसरा धर्म वाले हैं उनको जान से मार दो। ये तो ऐसे इतनी गंदी सोच होने के बाद अपने आप को धार्मिक बता देते हैं। फिर सांप्रदायिक दंगे और पहचान की राजनीति में सामाजिक एकता को बार बार चुनौती दी है। सामाजिक एकता जैसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है इन जैसे एरियाज़ में जहाँ इतनी बड़ी आबादी रह रही है, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, जान से मारना चाहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया वाला इशू है। रीज़न इसके यही है कि यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रह रही है, संसाधन कम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी गरीबी और बढ़ती जा रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा, जातिवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लड़ाई जाति और धर्म के ऊपर हो रही है, आतंकवाद भी यहाँ पर ज़्यादा है, लिंग का भेदभाव भी है। देखो गरीब लोग हैं, पढ़ लिख नहीं रहे तो क्या होगा, जेंडर वो डिसइक्वालिटी तो आएगी ना। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकारें बन रही हैं गिर रही है, असमानता क्योंकि अमीर गरीब वाली खाई है। ठीक है, बाल श्रम भी यहाँ पे दिक्कत है। जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो लिख लीजिए, इस स्लाइड में नहीं लिखे हुए, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, स्क्रिप्ट में लिखे हुए मैं बोल रही हूँ। बाल श्रम लिखिए। जागरूकता बिल्कुल नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें अपना विकास करना है, ऐसी कोई बात लोगों को पता ही नहीं क्योंकि स्कूल ही नहीं गए। पर्यावरण बहुत ख़राब हो रहा है इस एरिया का। इस पॉइंट को स्टार करके लिखो, मैं स्टार बना रही हूँ, इसको ध्यान से लिखना, इसे भूल मत जाना। जो ये मैंने 4 पॉइंट लगाए हैं ये तो हैं ही, प्लस में पर्यावरण वाला टॉपिक ज़रूर लिख के आना क्योंकि दक्षिण एशिया का पर्यावरण बहुत ख़राब स्थिति में है। ठीक है, बलात्कार यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़कियों के प्रति स्त्री जो हिंसा है ना वो बहुत ज़्यादा इस एरिया में है। स्वास्थ्य खराब है, रीज़न क्या है, हॉस्पिटल्स नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, हिंसा यहाँ ज़्यादा हो रही है लड़कियों के प्रति, बच्चों के प्रति, सामाजिक हिंसा, आपस में एक दूसरे के प्रति सामाजिक हिंसा है। महामारियाँ यहाँ ज़्यादा फैल रही है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है। मानव तस्करी होती है, इस पॉइंट को लिखो, मानव तस्करी। ठीक है, इंसानों को इधर से उधर बेच दिया जाता है, फिर उनके अंग काट काट के बेच दिए जाते हैं, मानव तस्करी। विकास जो दर है ना वो बहुत स्लो जा रही है। पश्चिमी जो देश है उनकी विकास दर कितनी अच्छी है और हमारी विकास दर देखो कितनी गंदी जा रही है। धार्मिक कट्टरता है, जो मैंने अभी समझा दिया, धर्म वाला टॉपिक, धार्मिक कट्टरता है। शरणार्थियों की भी प्रॉब्लम है, इस पॉइंट को लिखो बेटा, शरणार्थी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शरणार्थी की समस्या यहाँ देखी गई है। हमारे देश में बांग्लादेश के लोग भाग के आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी भाग के आ रहे हैं, नेपाल के लोग भाग के आ रहे हैं, श्रीलंका के लोग भाग के आ रहे हैं। कितना ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हैं भाई, क्योंकि अस्थिरता है, लोग गरीब है तो सोचते हैं कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा, हम दूसरे देश में चले जाते हैं, क्या पता हमें वहाँ कुछ अच्छा मिल जाए, तो लोग बार बार पलायन करते हैं। इससे क्या है, हमारी खुद की सुरक्षा पे खतरा आ रहा है। हम कितने लोगों को रख लेंगे अपने देश के अंदर, माना हमारा देश बड़ा है, बाकी आसपास वाले से तो बड़ा ही है देश, लेकिन इतने लोगों को थोड़ी रख सकते हैं भाई। हम यहाँ रख रहे हैं, क्या पता शरणार्थी के रूप में आतंकवादी आ जाए, कैसे पता चलेगा बताओ, है ना, फिर कितना नुकसान होगा। तो ये शरणार्थी वाली समस्या बनी हुई है बड़े लंबे समय से। ठीक है, और रीज़न मतलब क्या देखा गया, ये इतने गरीब एरिया क्यों है, क्यों यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना ये जो हमारे आस पड़ोस वाले जितने भी नाम लिखे ना स्क्रीन के ऊपर, ये सब गुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के बड़े लंबे समय तक। जो वो गए ना अंग्रेज तो सबका शोषण करके गए, सिर्फ ऐसे नहीं हमारे शोषण हुआ है, सबका बेहिसाब शोषण करके गए, बिल्कुल गरीबी में छोड़ के गए। अब उसको डेवलप करना, उसे ठीक करने में समय लगता है,
पिछले लगातार हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पर आज भी ना विकासशील हैं, विकसित आज भी नहीं हो पाए, विकासशील ही चल रहे हैं। ठीक है, हम सभी गुलाम थे और यहाँ जातीय संघर्ष बहुत हाई लेवल पे देखा गया। बस यही है, इसमें से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे समझ बेटा। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेना। दक्षिण एशिया में होने वाली मेन सारी प्रॉब्लम्स बता दो, जो मैंने आपको अभी डिक्टेट करवाई, जो स्क्रीन पे लिखे हैं वो। इनको सुधारा कैसे जा सकता है फिर वो बता दो। शिक्षा बढ़ाओ, रोजगार दो, अधिकार दो, अच्छे से जनता को प्रचार किया जाए, समझाया जाए कि भाई लड़कियों के साथ हिंसा नहीं करनी, ये रूल्स ठीक करे जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करी जाए ताकि हिंसा कम हो, राजनीतिक स्थिरता के लिए अच्छे कानून बनाए जाए, टाइम टू टाइम चुनाव हो, ढंग के अच्छे प्रतिनिधि आए जो ढंग से चुनाव करवाएं, सीमा विवाद को निपटाने के लिए पावर को बढ़ाया जाए, जो सीमाएं हैं उनके ऊपर बॉर्डर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और सेना को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, सेना जितनी पावरफुल होगी उतना ज़्यादा खतरा कम होगा दूसरे देश से। अपने आप को आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि सामने वाला देश आपके ऊपर हमला ना कर दे। जाति और धार्मिक संघर्ष को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। स्कूल के अंदर ही बच्चों को ये वाली बात बता दी जाए कि बेटा सभी धर्म बराबर है, लड़ाई नहीं करनी। क्योंकि एक ना पढ़ा लिखा बच्चा, जिसको कुछ नहीं पढ़ा, जिसने कभी भी ज़िंदगी में, उसे तुम कुछ भी बोलो वो मान जाएगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बच्चा होगा, तार्किक होगा, तो वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। वो बोलेगा कि हाँ भाई सारे धर्म इक्वल है, मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो वो लड़ाई नहीं करेगा। तो इसको सुधारने के क्या उपाय हैं ये बताने, समस्याएं क्या हैं ये बताना, कारण क्या है, क्यों है ये समस्या आखिर, तो ये सब बताना कि भाई अधिकतम लंबे समय तक गुलाम रहे हैं, आबादी बहुत बड़ी है, पैसों का वितरण प्रणाली सही नहीं है, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। ये पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और फिर इसको पूरा अच्छे से 2 पेज में लिखना है ताकि आपको मिल जाए इसके मार्क्स। अरे रे, एक पेज अभी और बचा है, मुझे लगा ये ख़त्म। चलिए कोई नहीं, करते हैं इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव विकास और मानव सुरक्षा, इन दोनों के अंदर आपको ना बताना कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये एक दूसरे का ना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे बेटा? देखो, जब तक आप मानव को सुरक्षा नहीं दोगे तब तक उसका विकास कैसे होगा। मानव के विकास के लिए मानव की सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। पहले मानव की सुरक्षा होगी, उसको सुरक्षा दी जाएगी, उसको अधिकार दिए जाएंगे, उसको सेफ्टी रखी जाएगी उसकी, उसके बाद उसका विकास होगा। क्योंकि मान लो किसी देश में युद्ध हो रहा है, मानव ही सुरक्षित नहीं है, वो क्या ही विकास कर लेगा बेचारा। मतलब डरता डरता जिएगा, भगवान आज रात सो रहा हूँ कल तक जिंदा बच जाए, पता चला ऊपर बिल्डिंग पे ही वो बॉम्ब गिर गया। ठीक है, तो ये जो मानव सुरक्षा वाला टॉपिक है, मानव विकास वाला, ये आसान है क्योंकि मैंने आपको मानव सुरक्षा पीछे पूरा अभी डीप में समझा दिया है। ठीक है, वो ही है, बस इसको ये बताना, कंपेयर करना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक कैसे हो रहे हैं। लिंक हैं ये दोनों, क्योंकि मानव सुरक्षा पहला पॉइंट है, उसके बाद ही मानव विकास किया जा सकता है। बिना मानव की सुरक्षा के मानव विकास पॉसिबल नहीं है। इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट को मानव सुरक्षा एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं हो पाएगा, और दूसरा एब्सेंट है तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना तो विकास बिना सुरक्षा के हो सकता है और ना ही सुरक्षा बिना विकास के हो टिक सकती है। समझ गए मेरी बात आप? ना तो विकास बिना सुरक्षा के संभव है, ना ही सुरक्षा बिना विकास के। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी है। ठीक है, मानव विकास क्या है, अभी हमने ये पूरा पढ़ लिया है। मानव विकास, हमने मानव सुरक्षा पढ़ा था, मानव विकास नहीं पढ़ा, एक बार विकास पढ़ा था, वही है डेवलपमेंट कब होगी उसकी। तो ये क्या, मानव विकास का अर्थ है लोगों की विकल्पों और क्षमताओं को बढ़ाना, लोगों के पास अच्छा पैसा हो, उनकी अच्छी लाइफस्टाइल हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, हर क्षेत्र में अच्छे हो, वो पढ़ाई लिखाई में, उनकी हेल्थ में, खुशहाली में, उनके पास पैसा हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तन मन धन सब कुछ हो इंसान के पास, तब कहलाएगा वो डेवलप, मानव विकास। मानव विकास का अर्थ है लोगों की विकल्प और क्षमताओं को बढ़ाना, उनके पास स्किल्स हो, वह लंबे और स्वस्थ जीवन जी सके, और लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। देखो, लंबा और स्वस्थ जीवन वो व्यक्ति जिएगा जिसके पास पैसा होगा। पैसे हैं तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई कर लेगा, खाएगा पिएगा अच्छा, उसकी हेल्थ अच्छी इंप्रूव होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो खुश रहेगा। सारी चीज़ें घूम फिर के पैसों से हो रही है। ज्ञान हो, नॉलेज हो, नॉलेज कैसे आएगी, शिक्षा से आएगी। ज्ञान होना चाहिए एवं सम्मानजनक जीवन पालन होना चाहिए। मतलब पैसा है ऑब्वियसली उसके पास सब कुछ है, अच्छी बॉडी है, सब कुछ है, तो वो एक सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएगा। ठीक है, के लिए पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अवसर दिया, मतलब जो भी उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ना, फूड वूड सब कुछ, उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास बेसिक स्किल्स हों।
खरीद पाए वो सामान को, पर्याप्त संसाधन उसके पास उपलब्ध हो। अब मानव विकास के लिए क्या क्या चीज़ें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई सच में इम्पॉर्टेंट है, आप भी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, हम दोनों को पता है कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। सार्वभौमिक व्यस्क सेवा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, व्यस्क पढ़ दिया मैंने से, मैं थक चुकी हूँ, बहुत देर से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं रेस्ट लूँगी थोड़ा, आधे 1 घंटा, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। 3 पार्ट हो गए हैं आपके, चौथा और 5वां पार्ट आएगा, मैक्स टू मैक्स 5 पार्ट आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, फिर बहुत सारा हो जाएगा। मेन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपके, ठीक है। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, भाई हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अगर इंसान की हेल्थ नहीं हुई तो फिर मर ही जाएगा, बचेगा ही क्या, तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आय और रोजगार, पैसे के लिए इम्पॉर्टेंट है रोजगार, पैसा तब आएगा जब आपके पास काम होगा, काम होगा तो पैसे से आप शिक्षा ले पाओगे, फिर खाना खा पाओगे, फिर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो इसलिए ये मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है। क्योंकि देखो शिक्षा मिलेगी तो तब जब आपके पैसा हो। मान लो अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं पढ़ा नहीं पाती, मेरे पास स्टूडियो नहीं होता, मैं आपको कैसे पढ़ाती, मेरे पास स्टूडियो नहीं होता, मेरे पास ये डिजिटल पेन ये सब कुछ भी नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, एडिट नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, एडिटर को पैसे नहीं दे पाती, कैसे होता। आप लोगों के पास फ़ोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, आप कैसे पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, है ना। कॉलेज की फ़ीस भरी तभी तो पढ़ पा रहे हो। तो शिक्षा से पहले जो चीज़ आ रही है पैसा आ रहा है, पैसा इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता, राजनीति में क्या है, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, प्लस उनको फ्रीडम हो, तभी एक मानव का अच्छा विकास हो सकता है, वो अपना जीवन गरिमापूर्ण जी सकता है। मानव सुरक्षा क्या है, अब मानव सुरक्षा जो हमने पहले पढ़ा है ना, फर्स्ट स्लाइड में मानव सुरक्षा पढ़ के आए हैं, ये वही है कि भय से, डर से बचाना, वो अपना जीवन एक भय मुक्त जी सके। मानव सुरक्षा का अर्थ है, इसको बेटा लिख लो, ये वाला अच्छे से पूरा लिख लो डीप में। मानव सुरक्षा करता है कि उन लोगों को उन डरों से मुक्ति दिलाना, डरों से मुक्ति जो उनके जीवन और जीविका गरिमा को खतरा डालती है, चाहे वो युद्ध हो, बीमारी हो, भूखमरी हो या दमन हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो, तो वो क्या भय मुक्त जी सकेंगे, उनको डर नहीं लगेगा, अपना एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए क्या है, वॉर ना हो, बेचारे वॉर में ना फंसे हो, कोई बीमारी में ना फंसे हो, किसी महामारी में ना फंसे हो, गरीबी में ना फंसे हो, भूखमरी में ना फंसे हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो रहा हो उनके साथ, ठीक है। हिंसा और संघर्ष से सुरक्षा हो, इन चीज़ों में ना फंसे हो, भुखमरी ना हो, कुपोषण ना हो, महामारी बीमारी ना हो, राजनीतिक दमन ना हो, कि मान लो पैसा है सब कुछ है लेकिन सरकार ने गलत कर दिया, ऐसा ना हो, ठीक है। सरकार जो हो अच्छी हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। अब ये क्या कह रहा है कि सुरक्षा बिना विकास और विकास से बढ़ती सुरक्षा, विकास से बढ़ती सुरक्षा, सुरक्षा बिना विकास क्या, यदि कोई संगठन सुरक्षित नहीं है, कोई भी संगठन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ग्रुप है, समाज सुरक्षा सुरक्षित नहीं है, यह दंगे या युद्ध हो रहे हैं, कोई भी जगह है वहाँ युद्ध हो रहे हैं, तो स्कूल, अस्पताल और या उद्योग नहीं चल सकते, विकास रुक जाता है। देखो अगर सुरक्षा नहीं है तो विकास जीरो हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई चल रही तो लोग, बच्चे क्या स्कूल जाएंगे, लड़ाई के अंदर स्कूल थोड़ी जाएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, उद्योग वगैरह कम हो जाएंगे, ठप पड़ जाएगा सब कुछ, बिल्कुल इकोनॉमी जीरो हो जाएगी युद्ध से, तो क्या होगा, विकास जीरो हो जाएगा, विकास रुक जाएगा। अब विकास से बढ़ती सुरक्षा, अगर विकास बढ़ रहा है, विकास ऊपर की तरफ जा रहा है तो सुरक्षा बढ़ेगी, क्यों, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग खुद ही अपनी सुरक्षा कर लेंगे। जब लोगों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो वह अपराध कम करेंगे, ऑब्वियसली अमीर लोग हैं क्यों अपराध करेंगे, पैसे हैं, इंजॉय करेंगे अपने पैसे को, घूमने जाएंगे दूसरे देशों में, और हिंसा का मूल कारण कम हो जाएगा। हिंसा का मूल कारण ही गरीबी है बेटा, लोग जो ये चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, चेन खींचते हैं, फ़ोन खींच लेते हैं, कितना ज़्यादा बुरा हाल होता है, मार देते हैं, पता है पैसों के लिए लोग मार देते हैं जान से। वो क्यों मारते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो चोरी करना पसंद करते हैं कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या करें, हम चोरी करेंगे, उनके लिए चोरी करना ही सही हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर अमीर हो, पढ़े लिखे हो तो काम करेंगे ना, जॉब करेंगे, फिर क्यों चोरी करेंगे, ठीक है। सामान अपने आप सुरक्षित हो जाता है, समाज जो है ना वो अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। चक्रीय संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध है बेटा, चक्रीय संबंध क्या हो गया, ये सर्कल की तरह बने हुए है, अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं मिल पाएगा, और दूसरा नहीं है तो फर्स्ट वाला नहीं मिल पाएगा। यह एक सकारात्मक चक्र है, जहाँ विकास होता है वहाँ सुरक्षा बढ़ती है, और जहाँ सुरक्षा होती है वहाँ विकास संभव है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब अगर एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं हो पाएगी, दूसरी नहीं होगी तो वो वाली नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसको आपको अच्छे से लिखना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो नहीं हो पाएगा, इसको आपको अच्छे से समझाना है। मानव अधिकार क्या है, मानव
मानव सुरक्षा क्या है और फिर मानव सुरक्षा को दे देने के बाद मानव का विकास कैसे होगा, दोनों अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की, दोनों एक दूसरे के वो हैं। मानव सुरक्षा पहले आ रही है, बस ये याद रखना, गलत मत कर देना। मानव सुरक्षा पहले आ रही है और मानव सुरक्षा हो जाने के बाद मानव का विकास होगा, विकास सेकंड नंबर पे आ रहा है, दोनों को आपको बताना है, ठीक है। मानव सुरक्षा के मानव विकास के लिए बीच में परस्पर निर्भर है, ये दोनों क्या है, आपस में परस्पर एक दूसरे के निर्भर है। और देखो बेटा, एक मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें था मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास, 3 चीज़ें जोड़ी हुई थी उसने कि इनके तीनों के बीच में क्या परस्पर निर्भर है, निर्भरता है। तो आपको बताना हाँ ये तीनों चीज़ें परस्पर निर्भर है, मानव अधिकार, मानव विकास, मानव सुरक्षा। अब इसको देखो, सबसे पहले मानव को अधिकार देंगे, फिर उसके अधिकार से उसकी सुरक्षा हो जाएगी, फिर सुरक्षा हो जाएगी तो फिर उसका विकास हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर एब्सेंट हुई तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। बिना अधिकार और बिना सुरक्षा के कभी भी विकास नहीं होगा। विकास तुम चाह रहे हो तो तुम्हें पहले मानव अधिकार देने पड़ेंगे, फिर मानव को सुरक्षा देनी पड़ेगी, फिर आपका विकास होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है बेटा। मैंने आपके बहुत सारे MA सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देख लेना और प्लेलिस्ट में जाके आप लिंक्स देख सकते हैं।